तमाम यंग लॉयर्स के लिए भी सीखने का मौका है, और वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना केस बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं और अब वो केस जीत सकते हैं। आप अपने तजर्बे की रोशनी से बताइए कि जो फॉर्म 45, 46, 47, 48 जितने भी ये फॉर्म्स हैं जिनमें शेयर वायलेशंस हुई हैं, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको किस फोरम पे जाकर एक्टिवली अपना इंसाफ का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी टेक्निकलिटीज़ आप हमारे सामने आ सकती हैं जब हम केस तैयार कर रहे हों या केस प्लीड कर रहे हों, तो वो उस दौरान हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आप एक तो इस तरफ से बताइए, और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है जो दूसरे पोर्शन में हम उसको देखेंगे, वो ये है कि अगर किसी ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ वो जो फॉर्म्स हैं उनकी डुप्लीकेट बना लिया हो, ओरिजिनल जैसा बना लिया हो, वैसा ही प्रिंट कर लिया हो, तो हमारी बात को झुटलाया जा सकता है। इसके साथ एक ही सांस में तीसरा सवाल भी आप इसका जवाब भी देते जाइएगा, वो ये है कि अगर फॉर्म 45 इशू हो गया और तमाम कैंडिडेट्स ने और या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव ने दस्तखत कर दिए, अब वो जो सिग्नेचर्ड है, सिग्नेचर्ड जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसका मतलब है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, रिजल्ट एक्सेप्ट हो गया। अगर रिजल्ट एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो कैसे चैलेंज करेंगे? इन तमाम सवालात का जामे जवाब दे दीजिएगा पांडे जी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि पहले तो जो होना था 45, 46, 47, 48 कंपाइल होने के वक्त वो वाली स्टेज गुजर गई। जो आपके पास इलेक्शन कमीशन की अब रेमेडी थी वो भी टाइम ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास रह गया आइन के आर्टिकल 225 जो है, आर्टिकल 225 आइन का, वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल पाकिस्तान का 225। जी। अब उसके तहत इलेक्शन कहीं नहीं चैलेंज हो सकता मास वाई इलेक्शन पिटीशन के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास। तो अब आपको जाना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में होता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है ये अब जिस तरह पंजाब में इन्होंने बनाए हैं, 2 बनाए हैं ट्राइब्यूनल्स, 2 जजेस साहिबान की सरबराही में। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं इस वक्त। एक जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं और एक जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब हैं। ये ट्राइब्यूनल्स बने हैं। तो अब आपको इनके पास इलेक्शन पिटीशंस फाइल होनी है। इलेक्शन पिटीशन का एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीक़ेकार है दायर होने का, बहुत टेक्निकल है। लास्ट टाइम आपने देखा पूरे पंजाब की तमाम इलेक्शन पिटीशंस खारिज हो गई। एक मामूली सी चीज़ ग्राउंड के ऊपर कि वेरिफिकेशंस जो ओथ कमिश्नर ने की थी वो प्रॉपर नहीं। तो आपको सबसे पहले तो वकला के लिए मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से सीनियर वकला भी ये गलती करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, वो इसको आम केसेस की तरह स्पेशल लॉ है या आम वो केसेस। जब इसकी इलेक्शन पिटीशन ड्राफ्ट करें तो काइंडली इलेक्शन एक्ट की रेलेवेंट प्रोविजंस, इलेक्शन रूल्स की रेलेवेंट प्रोविजंस लाजमी देखें। जो हरफ रिक्वायरमेंट है वो आपको फुल करनी है। तमाम कैंडिडेट्स, कंटेस्टिंग कैंडिडेट को पार्टी बनाना है। अगर किसी एक को इलेक्शन कमेटी में कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में किसी एक का भी नाम आपसे मिस हो गया तो आपकी इलेक्शन पिटीशन खारिज हो जाएगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस ना करने पर। फिर इसमें चूँकि अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम की गई, नया इलेक्शन भी बनाया गया, इसको इतना कम्बरसम कर दिया गया, इतना वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स और इतना एक्सपेंसिव कर दिया गया कि आपको एक पिटीशन की सिर्फ जो फोटो कॉपिंग करनी पड़ेगी वो कुछ लाख से ऊपर का खर्चा चला जाएगा, 1 लाख रुपए से। इलेक्शन पिटीशन की फ़ीस तो जो देनी है आपने, सिक्योरिटी फ़ीस 25,000 है, वो तो देनी पड़ेगी। लेकिन आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का जो वकील की भी फीस अलग से देनी पड़ेगी। लेकिन जो खाली फोटो कॉपिंग होगी वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर कि उस पर आपको 1 लाख से ऊपर की कॉस्ट आएगी खाली। अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ये है जो आपको इलेक्शन पिटीशन दायर करते वक्त आएगी। उसके बाद जब इलेक्शन, क्योंकि आपको लॉ के तहत रिक्वायरमेंट है कि जितने कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स जितने भी थे कि कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया उन सबको अपनी पिटीशन के अंदर पार्टी बनाना है। सही। और सबको अपनी पूरी पिटीशन की, इलेक्शन पिटीशन की विद ऑल एनेक्स्चर्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल एफिडेविट्स, जो कुछ उसमें शामिल है, तमाम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, वो कंप्लीट सेट हर कैंडिडेट को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या टीसीएस के जरिए भेजना, कोरियर के जरिए भेजना है। और उसकी रसीद आपने 7 इलेक्शन पिटीशन के लगानी है। जो सिक्योरिटी फीस जमा करानी है इलेक्शन पिटीशन की, उसकी फीस की रसीद, और ये रसीद के आपने तमाम कैंडिडेट्स को डिस्पैच की है वो रसीद भी 7 लगानी है। तो ये लाख से ऊपर का तो खर्चा आपको फोटो कॉपिंग का इसका चला जाएगा। फिर जब ट्रिब्यूनल के पास आ जाएगा फिर ट्रिब्यूनल नोटिस इशू करेगा
ट्रिब्यूनल ने किया है कि उसने एक ही दिन नोटिस इशू करना है, अखबार लीडिंग 2 अखबारों में, यानी कि कोई वकील थोड़ी फीस ना ले, इंग्लिश इसका मतलब ये है कि उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार, उसके बाद रेडियो टीवी में अनाउंसमेंट, ये सारा वो आपसे एक दफ़ा खर्चा आपको जो कहेंगे जी एक दफ़ा में जमा करा दें, एक ही दफ़ा में इश्तेहार हो जाएगा, फिर अगर कोई पेश नहीं होगा तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। तो अब वो जब आपको नोटिस भेजेंगे पार्टी, तो वो आपका वो ट्रिब्यूनल का ऑफिस कहेगा लाएं जनाब ये सबको नोटिस भेजने, कंप्लीट कॉपीज़ का सेट फिर जमा कराइए। अब हमारे पास वो आपने भेजी थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने अब नोटिस भेजने हैं तो हमारे डाक के साथ भी ये सारे जाएंगे। तो अब आपको उतना सेट्स है कि अगर 20 कैंडिडेट हैं तो 20 वो सेट्स बनाने पड़ेंगे, 20 उनको देने 1+3 कोर्ट में जमा कराएंगे, फिर उधर भेजेंगे कॉपीज़। डिस्पैच अननेसेसरी है, एक डॉक्यूमेंट पहले भेजा जा रहा है फिर दोबारा भेजा जाएगा। और ये ज़हन में रखिए कि ये जो पेपर है, ये पेपर दरख्त है, ठीक है, दरख्त कटता है तो पेपर बनता है। अब वो कहते हैं कि जी अगर सिर्फ रिसाइकल पेपर अगर बनाया जाए ना, वो बचाता है दरख्त, तो 1 टन रिसाइकल पेपर बचाने से आप 17 दरख्त बचाते हैं। पेपरलेस होने की बजाय हम पेपर पे मजीद हमारा डिपेंडेंट ज्यादा और अननेसेसरी है। इसलिए क्या पता नहीं कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई प्रॉपर था या नहीं था, आपको क्या जरूरत है कि पहले आप नोटिस भेजिए, ताकि उसके बाद आप 1 कॉपी भेजिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, 1 कॉपी जानी चाहिए, ताकि उस ओरिजिनल कॉपी से वहां पे आप कॉस्ट बेशक वो ले लें और उससे कॉपीज होनी चाहिए, ताकि जिस शख्स को भी कॉपी मिले वो ओरिजिनल मिले, या कॉपीज वो उसकी स्कैन करें और अपलोड कर दें साइड वेबसाइट पे, और सबको कहें ये नोटिस इशू है और ये वेबसाइट से अपनी पूरी पिटीशन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स अपने डाउनलोड कर। ये तो हो गया। तो अब आपका ये है वो जो इलेक्शन पिटीशन में आपने जाना है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, एफिडेविट्स लगेंगे, तमाम गवाह जितने आपने दिए उन सब के आपको बयान अल्फिसात लगाने, जिसका नाम लिस्ट में विटनेसेस में शामिल नहीं है, जिसका बयान अल्फिसात नहीं लगा वो नहीं पेश हो सकेगा। लिहाजा इसी तरह जो काउंटर है, ये 45 दिन के अंदर आपने ऑफिशियल गजट में जब रिजल्ट आया है उसके 45 दिन के अंदर अंदर लिमिटेशन टाइम 45 डेज है, 45 डेज है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट। अगर वो नहीं करेंगे आप 45 दिन से 46 दिन हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी मेंटेनेबल नहीं होगी, आप टेक्निकलिटी की ग्राउंड के ऊपर जाएंगे। कोई आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 की एप्लीकेशन वगैरह एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं है, नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। इसी तरह जब आपका जवाब आएगा, जिसको नोटिस चलेगा, जो 7 दिन के अंदर उसने अपना जवाब दाखिल करना, उसको अपने जवाब के लिए भी अपने जितने एफिडेविट अगेंस्ट आए हैं उसके काउंटर एफिडेविट्स देने हैं अपने सबूत में, उन तमाम पोलिंग स्टेशन से वो तमाम फॉर्म 45 लगाने हैं, तमाम कागजात साथ लगा के तो सबमिट करने हैं। तो ये इतनी ह्यूज एक्सरसाइज है, इसको सिंप्लीफाई होना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज है कि आप डिस्करेज करते हैं कि लोग इलेक्शन रिग भी अगर इलेक्शन हो गया कि एक आम आदमी इलेक्शन, गरीब आदमी इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। तो ये लॉ ऑफ रिफॉर्म्स, इसकी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए कि एक जेन्युइन चीज़ है बहुत बड़ी, डिसएनफ्रेंचाइज हुआ है कोई बंदा तो उसके पास राइट तो हो। आपने अगर उसको इतना एक्सपेंसिव कर दिया है तो ये आप यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ जस्टिस, यू हैव डिनाइड हिम द राइट टू चैलेंज द इलेक्शन बिफोर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। आपने उसको डिनाई कर दिया कि वो अपने राइट के लिए, कि वो समझता है कि उसको गलत तरीके से हराया गया है, तो आपने उसके लिए इतना मुश्किल कर दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई होना चाहिए। अच्छा सर, इसको सबसे पहले हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे। जी, अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल फिर एक स्केड्यूल है, टाइम स्केड्यूल बनाएगा, उसके हिसाब से शहादतें होंगी। अब ये कितना टाइम पीरियड लग जाता है ट्रिब्यूनल प्रोसेस? ये अब 120 डेज पहले थे, फिर वो 180 डेज अब हो गए हैं। 180 डेज के अंदर उन्होंने डिसाइड करना है, अगर उसके अंदर नहीं हो सका फिर स्पेसिफिक रीजन के साथ डे टू डे ट्रायल होगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे नाजरीन के लिए वो है इस दफ़ा के फॉर्म 45 को अब अदालत में कैसे साबित करेंगे। तो जब फॉर्म 45 को, एक तो आपको अपने जो कैंडिडेट है जिसके साथ ज्यादती हुई है वो अपने तमाम फॉर्म 45 पिटीशन के साथ लगाए और उनको दाखिल करें, और जब आप फिर शहादत के टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल जो आपको इशू हैं वो जमा कराएं। फॉर्म 45 को आप अपना प्रूफ करेंगे, एक तो आपको अपना फॉर्म 45 मिला हुआ, फिर दूसरे कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी वही सेम फॉर्म 45 मिला हुआ है, ठीक है, वो लेकर आएंगे। और आपने देखा है कि यहाँ जीतने वाले कैंडिडेट्स अभी तक अवाम को अपना फॉर्म 45 नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनको भी वो वाला फॉर्म 45 मिला था जो बाकी लोगों के पास है। तो ये जो चेंज हुई है गड़बड़, वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन उन्होंने अपने रिकॉर्ड में की है, ठीक है। तो उसकी कॉपी तो अब जो मिलेगी तो कुछ सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी कैंडिडेट को, वो वाली कार्बन कॉपी नहीं मिलेगी मिली हुई। तो इसलिए तो आप एक तो इसके जरिए आप साबित कर सकते हैं कि जनाब आपको कॉपीज बताइए, आपकी कॉपीज कहाँ है। वो अगर नहीं लाएगा, खाली सर्टिफाइड लाएगा, तो आप अपनी जरा में उसकी अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन करें
कि आपने सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी दी है, आपके जो पोलिंग एजेंट्स का आया था, दिया गया था आपको, आपके पोलिंग एजेंट ने आपको लाके फॉर्म 45 दिया था, वो आपने प्लेस ऑन रिकॉर्ड नहीं किया। फिर आप उसको क्रॉस जरा में पूछें कि आपने इसलिए नहीं पेश किया कि आपके पास भी वही फॉर्म 45 था जो बाकी कैंडिडेट्स को मिला। सर अगर कोई फॉर्म 45 प्रिपेयर कर लेता है, उसको जदीद टेक्नोलॉजी है, सीरियल नंबर भी वही आ जाता है, तो ये कि सीक्वेंस भी वही बन जाता है, पेपर भी वही होता है। आपके वकला के लिए जरूरी होगा कि जब बैलेट पेपर वो बैग्स खुल रहे होंगे पोलिंग में, देखें कि तमाम सील्स इंटैक्ट है, आपके लोगों के सिग्नेचर्स उनके पोलिंग बैग पे भी लग हो सकते हैं, अपनी सील भी लगा सकते हैं, अगर उन्होंने कोई लगाई है तो मौजूद है। और फिर क्या पेपर, बैलेट पेपर को हाथ में टच करके क्या सेम क्वालिटी का है? अगर कोई बाद में प्रिंटिंग हुआ तो वो वाली क्वालिटी नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस की हुई। और अगर किसी सरकारी सरपरस्ती में काम ऐसा हुआ है कि बैलेट पेपर भी वो ओरिजिनल वाला प्रिंटिंग प्रेस से कोई इजाफी पब्लिश कराए गए थे, प्रिंट कराए गए थे और वही मौजूद हैं, तो आप पार्टीज़ ये कर सकती हैं कि रिकॉर्ड मंगाएं, जो अपने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत और सेक्शन आर्टिकल 19A जो आइन का है उसका इख्तियार इस्तेमाल करते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि वो मंगाएं कि प्रिंटिंग प्रेस ने टोटल कितनी प्रिंटिंग की, कितना पेपर परचेज किया गया था, उसकी इनवॉइसेस इलेक्शन कमीशन का प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से वो पेपर इलेक्शन कमीशन ने परचेज बड़ा अहम नुक्ता है, उसकी इनवॉइसेस टोटल कितनी प्रिंट होंगी, कितने पेजेस थे, इलेक्शन कमीशन की इनवॉइसेस कि उन्होंने कितने टोटल ऑर्डर दिया था प्रिंटिंग प्रेस को पब्लिश करने के लिए, कितना ऑफिशियल पेपर परचेज किया गया था, सब पे सीरियल नंबर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, वो आप समन करा सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी इसको कर सकते हैं कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि हम टैबुलेट करें कि क्या उतना ही पेपर है या इजाफी पेपर पब्लिश हुआ है। और अगर इजाफी एक नॉमिनल क्वांटिटी तक तो इजाफी हो जाए प्रिंट, अगर प्रिंटिंग इलेक्शन कमीशन ने इजाफी कराया थोड़ा सा प्रिंट वो और बात है, लेकिन अगर सब्सटैंशियली ज़्यादा है तो फिर सबसे बड़ा डाउट आएगा और वो आपके पास सबसे बड़ी एविडेंस होगी कि अननेसेसरी इतना एडिशनल बैलेट पेपर क्यों पब्लिश कराया। लक्ष्मी चौक का यानी कोई पेपर छपा तो सामने आ जाएगा जी, क्योंकि वोट तो कभी भी 100% पोल नहीं होता एक पोलिंग स्टेशन पर, ठीक है। और आप देखिए तो कभी भी 100% के हिसाब से पोलिंग बैलेट पेपर बुक्स भी नहीं पहुंचाते, ठीक है, हर जगह पे, क्योंकि उनको पता होता है कि रिजल्ट 45 40 मैक्सिमम गया तो 50% तक जाता है। तो आप एक तो उसके जरिए कर सकते हैं, दूसरा आप अपनी इलेक्शन पिटिशन में शहादत के दरमियान में अपने फॉर्म 45 को कंपेयर करें। एक तो जो सरकारी फॉर्म जो अब आ रहा है अगर, तो उसकी आप पेपर क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं उसको, एक तो ये फॉर्म 45 हुआ ना जिसमें मैंने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप फिर उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपनी शहादतों में बुला सकते हैं, उससे कहीं जो आपके पास अपना था रिजल्ट वो जमा कराएं, अदालत में पेश करें, लेकर आए। क्या वो फॉर्म 45 वही वाला है जो आपको दिया गया है या वो तब्दील शुदा है? अगर बाद में तब्दील उसने किया तो इसका मतलब उसने बाद में तब्दील किया है। आपको जब एक दे दिया उसके बाद उसमें अगर तब्दीली हुई तो इंटरपोलेशन बाद में है, आपके पास बगैर तब्दील शुदा है, उसमें कटिंग नहीं है, तो इसका मतलब है पहले ये इशू किया गया, बाद में कटिंग हुई है, तो साबित हो जाएगा कि ये बाद में रिकॉर्ड टेम्पर किया, अगर उसकी बड़ी सीरियस सजाएं हैं। अच्छा, इलेक्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। क्या क्या सजाएं सर उसमें? जो है बाकायदा पूरा सेक्शंस हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने की है, तो क्या क्या सजाएं हैं, कंप्लेंट प्रोसीजर है, इलेक्टेड कैंडिडेट ने की है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अब तक है कि सजा है, सजा के बाद डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी कि कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माने भी हैं, कैद भी है, और सरकारी जो मुलाजिम है उनके लिए भी नौकरी से चला जाएगा, जुर्माना भी है, कैद भी है, और उसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इलेक्शन स्टाफ जो है उसके किसी उसके खिलाफ करेगा तो वो ऐसा इख्तियार इस्तेमाल करेगा जैसे वो उसकी सरकारी गवर्नमेंट महकमे के अंदर वो इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एक्सपर्ट, उसका जो है पीडा के तहत कार्रवाई करेगी, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन लॉ एक्ट के तहत, तो वही प्रिंसिपल्स अप्लाई करेगा और अथॉरिटी की एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज करेगा, तो वो नौकरी से बरतरफ करने का भी उसके अगेंस्ट सजा दे सकता है। बड़ा सीरियस ऑफेंस है ये। तो अब आप जो है उसको, दूसरा आपके पास है कि आप उसको बुलाएंगे, तीसरा आप वो पैकेट 16 नंबर 16 खुलवाएंगे, क्योंकि वो एक उधर भी डाला गया है। प्रिजाइडिंग अफसर जब एक रिजल्ट डालता है, बनाता है, तो एक वो अपने पास रखता है कॉपी, हर कैंडिडेट को फोटो कॉपी उसकी कॉपीज देता है, एक वो इलेक्शन अपने पास रखता है, एक फॉर्म पैकेट नंबर 16 में डाल के
उस इलेक्शन बैग में डाल के सील करता है और एक रिटर्निंग अफसर को देता है। तो जब आप अपनी शहादत में रिकॉर्ड खुलवाएं तो रिकॉर्ड में वो फॉर्म पैकेट नंबर 16 लाजमी खुलवाएं। बिल्कुल ठीक है। उससे पता लगेगा कि क्या जब ये तब्दील हुआ है बाद में रिकॉर्ड टेम्परिंग, तो क्या उसको भी टेम्पर किया गया। अगर उसको टेम्पर ना किया गया, वो सील रिकॉर्ड में से निकला है, तो आपका केस प्रूव हो जाएगा कि देखिए हमारा भी वही है फॉर्म, ये भी वही फॉर्म 45 पे टेम्परिंग नहीं हुई, ये सिर्फ आरओ के ऑफिस में सिर्फ जो मेन फॉर्म पे टेम्परिंग हुई है। ठीक है। और अगर उसको आप कंपेयर करते हैं, इसके जरिए आप उसको साबित कर सकेंगे। फिर आप साबित क्या करेंगे कि जी आप टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स देखेंगे। आपने देखा कि जैसे खुशाब में उमर असलम के इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि कई जो है हलकों के अंदर 130% वोट डल गए। ठीक है ना। तो कई पोलिंग स्टेशन में टोटल वोट अगर 1000 था, टोटल वोट उस जगह पे 1000 था उस पोलिंग स्टेशन पे, तो 1000 जो 1300 वोट डल गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये डेलिब्रेट मिस्टेक है। अब इलेक्शन कमीशन ने उनका केस इतने दिन रखने के बाद सबसे अच्छा स्ट्रांग केस था, वापस भेज दिया। और उसके अंदर ये देखें कि आपने जब एक कैंडिडेट को, एक वोटर को 2 वोट्स दिए जाते हैं, नेशनल असेंबली का, एक सूबाई असेंबली का, तो वो दोनों डालता है, एक नेशनल असेंबली वाले बॉक्स में डालता है, एक सूबाई असेंबली वाले में डालता है। तो टोटल निकलने वाले बैलेट पेपर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली का, सूबाई असेंबली के उस पोलिंग स्टेशन पे एक होने चाहिए। जो फॉर्म 45 कैंडिडेट्स को इशू किया गया उनके मुताबिक वो बराबर है। जो फॉर्म 48 के मुताबिक नेशनल असेंबली के बहुत ज्यादा है। कैसे पॉसिबल है? बड़ा इंपॉर्टेंट। 70 80 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार नेशनल असेंबली का वोट जिस जगह पे गड़बड़ की गई वो ज्यादा है। या किसी सूबाई असेंबली में गड़बड़ की गई है तो नेशनल असेंबली से सूबाई असेंबली में 13 जो है 30 हज़ार 40 हज़ार वोट ज्यादा डिफरेंस। तो भाई टर्न आउट जो निकलेगा, टर्न आउट तो नेशनल असेंबली और पोलिंग स्टेशन का एक पोलिंग स्टेशन पे एक ही होगा ना, एक होना चाहिए। अगर 30% या 45% वोट डला है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो नेशनल असेंबली का भी 45% होगा, सूबाई असेंबली का 45% होगा, दोनों का एक जितना ही होना चाहिए ना अगर रिजल्ट। बिल्कुल। तो अगर एक का 45% निकल रहा है और एक का 65% निकल रहा है, या एक का 130% निकल रहा है, तो क्या आपको कोई बड़ी वाजे एक वायलेशन है, वाजे कंट्रडिक्शन है। उमर असलम के अवान के केस के अंदर ये ऑर्डर खुशाब का, और आपने देखा खुशाब से जो रिटर्निंग अफसर ने रिजाइन किया था, शेर भी पूरी अशार भी लिखे थे, उन्हें रिजाइन किया था। एक एविडेंस वो थी। फिर उस हल्के में रिजल्ट टेम्परिंग हुई। टेम्परिंग के बाद सूबाई असेंबली में नहीं हुई थी रिगिंग, नेशनल असेंबली में खाली रिजल्ट चेंज किया गया था, तो उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी नेशनल असेंबली, और उसके कुछ पोलिंग स्टेशन पे 130% थी। इलेक्शन कमीशन ने इतने दिन रखने के बाद उनकी पिटीशन खारिज कर दी इतनी मजबूत, और जो उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, और उस हल्के में रिकाउंट का ऑर्डर नहीं किया। और कई दूसरे हल्कों में, फैसलाबाद में और कुछ और जगहों पे उन्होंने रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर दिया एक और सियासी जमात के लिए, जो कि बहुत उनकी निस्बत ये इशू नहीं था जिनका, सिंपल ये था कि मेरे जी वोटों का डिफरेंस ये कम है, उधर रिकाउंट हो गया। और इतने स्ट्रांग केस वाले को जो रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि इसके लिए प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस रिकॉर्ड होने की जरूरत है, तो लिहाजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए। अब फाजिल इलेक्शन कमीशन को ये चीज कानून का अनफॉर्चुनेटली ये है कि सिर्फ एक जज हाई कोर्ट रिटायर्ड है, बाकी सारे अच्छा सर ब्यूरोक्रेट से जिनको बनाया गया था, ठीक है, तो उनको इस डिफरेंस का नहीं पता कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस क्या होती है और एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड खाली क्या होता है। हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल होती हैं, रिट पिटीशंस होती हैं, अगर कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रिक्वायर होता है वो कहते हैं कि जी आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की जरूरत है। अगर कोई केस सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड से क्लियर हो सकता है तो फिर वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जैसे एप्लेट फोरम के ऊपर एग्जामिनेशन किया जाता है, वो एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड है। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड की बुनियाद पे कोई चीज करना, और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस मींस के गवाहों के बयानात होने जरूरी हैं। तो जो चीज आपका रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहा है कि एक फॉर्म 45 मौजूद है आपके पास, एक सरकारी फॉर्म 45 आ रहा है जिसपे टेम्परिंग हुई है, और एक जो जिसमें टेम्परिंग हुई है उसका जो अब रिजल्ट आ रहा है वो 130% है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड से क्लियर हो गया कि ये फेक है, तो आप खत्म कर देंगे उसको। बहुत ज्यादा होगा तो आप, अगर आप चले, आप पीटीआई के कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को नहीं देते जाना चाहते, तो चलो आप वहां पे रीपोल का ऑर्डर कर दें। लेकिन उधर ना करने का की वजह से, कुछ ऐसे फैसलों की वजह से ही ऐसा तासुर आया है कि बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कि तासुर अवाम में, किसी लेमैन से पूछ लें, किसी बच्चे से पूछ लें, तो ये इलेक्शन कमीशन को जो अपना तासुर रखना चाहिए था कि वो फेयर, फ्री
और इम्पार्शल एक्ट कर रहा है, वो इस तासुर को मेंटेन करने में बदकिस्मती से नाकाम हुआ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो ज़रूरत ये शो करती है कि अब हमारी जो है, हमें अब इलेक्टोरल लॉज रिफॉर्म करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर आइन में दोबारा से चेंज करना चाहिए, एक केयर टेकर कैबिनेट का केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट खत्म करना चाहिए। ये सारा निज़ाम आपको चेंज करना चाहिए, वरना तो आपका कभी भी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकेंगे। आइन का दिबाचा ये कहता है, प्रीएम्बल ये कहता है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, कि हाकमियत अल्लाह की है। वो तफवीज़ की है उसने स्टेट की पावर, जो पावर और अथॉरिटी के अवामी नुमाइंदों को, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, और स्टेट के जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये एक्सरसाइज करेंगे अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, सिर्फ चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, जो कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और अल्लाह की वदियत करता है एज ए ट्रस्ट है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास, और वो स्टेट की वो पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा? चोजन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव इतनी मुकद्दम है आइन, ये इवन तो इसके लिए अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है आपने आइन की इन प्रोविजंस को एब्रोगेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, आपने इनफेक्टिव कर दिया। ट्रस्ट किसके हवाले होना है? जिसको अवाम ने चुना है, उसके सामने इक्तदार का ट्रस्ट दिया जाना है, और ऐसे शख्स के हाथ में ट्रस्ट देना इक्तदार का जो कि अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो गैर आइनी है, गैर अखलाकी है, और हमारी इस आइन की बेसिक प्रोसेस के अगेंस्ट है। और उनसे आप कभी उम्मीद ना रखें कि वो इस मुल्क के लिए, आइन के लिए, अवाम के लिए और इस मुमलिकत के लिए, इस स्टेट के लिए सिंसियरली कोई भी काम सर अंजाम दे सकेंगे।